हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट के मुख्य परीक्षा जो हुआ था उसका जो है सॉल्व पेपर लगा रहे थे। ठीक है, 2 सॉल्व पेपर हो चुका है जो 2025 में हुआ था, जून में 29 जून को, और 1 जनवरी में हुआ था। तो 2 सॉल्व पेपर इसका हो चुका है। आज ये तीसरा सॉल्व पेपर होगा करेंगे, जो कि अगस्त 2023 में ये जो है क्वेश्चन मतलब ये पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, तो इसी को आज हम देखने वाले हैं। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो ये 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि उस समय ये 4 ऑप्शन पे ही आता था। उसके बाद से जो इसको इसमें जोड़ा गया, जिसमें 5 ऑप्शन आने लगे। तो उसी में देखेंगे तो इसमें हर क्वेश्चन में क्या है, 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसके पहले का अगर 2 सॉल्व पेपर नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले भाग 1 हम हिंदी का देखेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है इनमें से। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, कंठ व्यंजन, ये सभी व्यंजन जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए पार्ट सही है। ड और ढा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ज और झा जो है ये कौन सा व्यंजन है, तो ये तालव्य व्यंजन है। और ग और घा जो है ये कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और प फा जो है, प फा वा भा मा, ये ओष्ठ व्यंजन आता है, ओष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है अलग अलग हो। ये ड ढ जो क्या है, ये मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, इनमें से बताना था। नाम धातु क्रिया, सबसे पहले आपको नाम धातु क्रिया पढ़ना है, क्या होता है, तभी आप इसका उदाहरण जान पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें पहला ऑप्शन, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। अब जो ये हथिया ली क्रिया लिखा है, ये नाम धातु क्रिया होती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसकी पहचान क्या होती है नाम धातु क्रिया का, तो देखिए हाथ से बनता है जैसे हथियाना, बात से बनता है बतियाना, झूठ से झुठलाना। तो ये सभी आपको कहीं भी अगर वाक्य में मिल जा रहा है तो मतलब यहाँ पे नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बीना जल्दी आ, जल्दी चली आ, इस वाक्य में विधेय विस्तारण क्या है ये बताना। विधेय विस्तारण, यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो जल्दी शब्द है ये विधेय विस्तारण होगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला है विधेय, दूसरा है उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहा जाता है। यहाँ पे बीना जो है वो उद्देश्य हो गया, और जल्दी क्या हो जाएगी, जल्दी चली आ, ये विधेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है, इनमें से लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन बना, मतलब एक क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पुस्तकों से मिल जाएंगे जो लेखक हैं हिंदी के, तो उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए पार्ट जो दिया गया है कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र इनकी लिखी हुई नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी वीणा, स्वर्ण, धूल, पल्लव, ये सभी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था, पूछा गया था, इस संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान, तो आपको संयुक्त वाक्य जरूर पढ़ना है, वाक्य के जो प्रकार हैं उनमें से। तो यहाँ पे अगर हम देखें डी पार्ट, तो एक प्रधान एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक जैसे कि और, अथवा, किंतु आदि से जुड़े होते हैं, तो वही संयुक्त वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, वाक्य कितने, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 वाक्य, 3 प्रकार, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो तीनों को आपको इनका जो है परिभाषा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आया था, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता पर करे, कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उससे क्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उस क्रिया को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए बताना, कारक चिन्ह आपको सभी याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें संप्रदान, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, अपादान का होता है से अलग होने के अर्थ में, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको जो है अलंकारों की परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अब परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ, मतलब कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार मतलब दो, एक ही शब्द 2 बार आए और उसका एक अलग अर्थ हो, दूसरे का एक अलग अर्थ हो, तब वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? इनमें में से क्वेश्चन पूछा गया था। औपचारिक पत्र की अगर हम बात करेंगे बी पार्ट की, तो कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा गया बधाई पत्र जो होता है वो औपचारिक पत्र नहीं होता है। बाकी इसमें जो दिया गया है जैसे कि मतलब रिलेशन में जो लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र नहीं होता। बाकी जिससे इधर उधर लिखा जाता है वो औपचारिक, जैसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा गया पत्र औपचारिक होगा, पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र औपचारिक होगा, प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र जो है अवकाश के लिए वो औपचारिक होगा। तो इस प्रकार ये चीजें होती हैं। चलिए, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम और किस में विकल्प में अशुद्ध है ये बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिगंबर जो दिया गया है ये व्यंजन संधि बिल्कुल सही। महावर्ण में दीर्घ संधि होता है भी सही। सदैव में जो है वृद्धि संधि होती है। वनोत्सव दिया गया है दीर्घ संधि जो कि गलत है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो किस प्रकार का संधि है, तो यहाँ गुण संधि है वनोत्सव में, ठीक है, वनोत्सव में। चलिए, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। उसका प्रयोग करने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है किस युग में अशुद्धि है, मतलब गलत किया गया है। यहाँ पे सतसई जो दिया गया है द्विगु समास है, बिल्कुल सही। प्रतिवर्ष की अगर बात करेंगे यहाँ पर कर्मधारय दिया गया जो कि गलत है, ये है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी दाल रोटी में द्वंद्व समास, आज जन्म में अव्ययी भाव समास, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा ये बताना था। तो अगर यदि करके अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जिसमें वो संभावना व्यक्त की जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हेतु मध्य भूतकाल में आता है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। क्या होता है जब कोई क्रिया करने वाली हो किंतु ना हो पाए, वहाँ हेतु मध्य भूतकाल होता है। भूतकाल के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब इनकी परिभाषाओं को भी आपको याद रखना है। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताना है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, यहाँ पे उस जैसा जिंदा दिल जो है इसका हमें बताना है किस प्रकार का पदबंध है। तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, इसका आंसर बताना है अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन देखें, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ आंसर इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। पदबंध की बात करेंगे तो 5 प्रकार का होता है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए, नीचे दी गई तालिका में हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध मेल कौन सा, ये बताना है, ठीक है। जैसे का अघोष वर्ण है, अल्प प्राण है, कंठ है। इसके बाद छ के बारे में दिया गया कि अघोष है, महाप्राण है, तालु है। डा जो है अघोष है, अल्प प्राण है, मूर्धा है। धा जो है अघोष है, महाप्राण है, ओष्ठ है। इनमें कौन सा गलत है? गलत की अगर हम बात करेंगे तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो ओष्ठ दिया गया गलत, ओष्ठ में आता है पा वर्ण, पा फा बा भा मा। अब यहाँ पे देखिए धा जो दिया गया है ये होता है दंत वर्ण, दंत होता है, ठीक है। तो गलती यहाँ पे की गई है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया था कि धा प्राणत्व की मात्रा के आधार पर सघोष होगा, श्वास कंपन के आधार पर महाप्राण होगा और उच्चारण के आधार पर यह दंतवर्ण है। अन्य विकल्प से, लेकिन इस प्रश्न पर आयोग ने क्या किया था? पूर्णांक दिया है, पता नहीं क्यों। चलिए, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है ऑप्शन के अनुसार आपको बताना। तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन देखें, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां पे अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक कि हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर इसके बाद विकास हुआ लौकिक संस्कृत का, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश का विकास हुआ। तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। भवन और भुवन का अर्थ कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो भवन मतलब घर होता है, ठीक है। और इसके अलावा भुवन की अगर हम बात करेंगे तो जगत, संसार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो महल और जगत बिल्कुल कहीं करेक्ट है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। किस युग का विलोम रूप शुद्ध नहीं? इनमें से विलोम बताना कौन सा गलत दिया गया यहाँ पे। अगर हम देखें ए पार्ट, तो औदार्य का अनौदार्य विलोम होता है, बिल्कुल सही। उत्कर्ष का क्या विलोम होता है? अपकर्ष होता है, बिल्कुल सही। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का यहाँ पे दिया गया समास, जो कि गलत है, ठीक है। संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह या फिर विच्छेद। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। श्वास का निःश्वास, ये भी सही है। समास का क्या होता है? व्यास होता है विलोम। चलिए,
निम्नलिखित में से किसी विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची इनमें से एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन देखें, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सभी भगवान शिव के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकर्मक धातुओं से बनने वाला शब्द, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है, ये बताना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा राइट। तो आंसर की बात करेंगे तो ये भाववाच्य की बात कर रहा है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। शब्दों के आदि से जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट उपसर्ग। ठीक है, देखिए अधिकतर इसमें जो है इस वाले पेपर में क्या नाम परिभाषा ही पूछी गई थी। आज हमारी बारी है, मैं आज कौन सा पद है, पद याद रखना, आपको पद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण पद हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। रेखांकित शब्द के भेद बताना, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है, आप गद्यांश पढ़िएगा, कुछ इस तरीके से गद्यांश आया था और इसके बाद इसमें जो है इसी से क्वेश्चन बना था। पहला क्वेश्चन था इससे कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका आशय क्या है। ठीक है, गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आशय है लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन था गद्यांश से कि लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है। तो ये कहा गया बी पार्ट हो जाएगा, ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय जिसके कारण लोग हर आदमी को दोष समझने लगे हैं। चलिए गद्यांश से तीसरा क्वेश्चन है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है। तो सी ऑप्शन अगर देखेंगे तो इस जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर जो है सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लेखक के लिखने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, गद्यांश में जो वाक्य लिखा है इसका क्या मतलब है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट। इसका मतलब जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेंगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। निरीह शब्द कौन सी व्याकरण की इकाई है, इसमें से व्याकरणिक इकाई है। निरीह शब्द की अगर बात करेंगे तो ये एक विशेषण का प्रकार है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, चलिए अब भाग 2 में जो है जीएस के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताऊंगा, लगाना आपको है, आप इसको लगाइएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप लगा लीजिएगा इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से वीडियो को पास करिए, लगाइए, इसके बाद फिर इसका आपको आंसर देखना है। यहाँ पे आंसर सही है डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस तरीके से कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुकरण करते हैं। इसके बाद 34 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और आपको इसको लगाना है, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिएगा और लगाइएगा। ठीक है, इसका आंसर सही है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था, ये 35 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इसका आंसर सही है ए पार्ट। 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सीरीज दिया गया था जिसका आंसर सही है बी पार्ट। 37 नंबर में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, इसमें त्रिभुज की संख्या टोटल 18 है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद 39 क्वेश्चन इस तरीके से कुछ यहाँ पे बताना है, आप पढ़िएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अंग्रेजी। 40 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे आंसर सही है डी ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा और ये कथन और निष्कर्ष पर दिया गया बेसिकली, तो एक कथन और निष्कर्ष के बाद इसका आंसर आप निकालिएगा, यहाँ पे आंसर सही है डी ऑप्शन। कौन सी उत्तर क्रिया आकृति में समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी करेगी, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही है बी ऑप्शन। 43 का इस तरीके से कुछ आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 44 की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे आंसर क्या सही है, यहाँ पे आंसर सही है ए पार्ट। 45 कथन और निष्कर्ष दिया गया है, कथन और धारणाएं इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जीएस का है 46 नंबर क्वेश्चन, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कोया सिल्क जो होता है, एक भारतीय रेशम कीट जो है एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कोसा रेशम जो है सर्व प्रमुख विशेषता इसकी चमकदार मुलायम बनावट और प्राकृतिक सुनहरी चमक होती है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित कोसा रेशम जो है विश्व में सर्वोत्तम कोसा रेशम है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करते हैं, इसके लिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, और ये क्वेश्चन जो था उस समय का करंट अफेयर से था। तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको करंट अफेयर के। यहाँ पे आंसर कौन सा सही था, तो सी पार्ट सही था, ठीक है। चलिए, भवानी देवी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास यानी डीआरडीओ को बढ़ावा देने के लिए जो है डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आपको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर आंसर सही है, डी ऑप्शन। अनुसंधान चिंतन शिविर को आयोजित किया गया था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र की नौसेना को उनकी नौसेना क्षमताओं के लिए बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस कृपान उपहार में दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये वियतनाम को दिया है। आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, भारत में मानहानि को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, 499 धारा में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 499 जो है मानहानि को परिभाषित करता है। 400 में डकैत समूहों से संबंध रखने पर सजा का प्रावधान है। 349 में बल की परिभाषा है। 419 में प्रत्युत्तर द्वारा धोखाधड़ी पर दंड का प्रावधान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नुआखाई एक फसल उत्सव है जो भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य में मनाते हैं, इसे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाते हैं, मेघालय में वांगला उत्सव, असम में बिहू महोत्सव मनाया जाता है। भारतीय संविधान की किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना, तो वो कौन सी याचिका है, तो वो है उत्प्रेषण, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। निषेध का अर्थ है मना करना। अधिकार परीक्षा का अधिकार किस अधिकार से, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर धारण करना। चलिए, IIHR यानी कि भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित अभिकरण एक नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यह क्वेश्चन बताना था। तो जो संस्थान है पूरे देश में उसको आपको तैयार करना है। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। केंद्रीय पोषण संस्थान ये कर पड़ता है तेलंगाना राज्य में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, तो वह घटना थी बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, और वहां पर 1928 में यह घटना हुई थी, जिसमें टैक्स के खिलाफ जो है टैक्स वृद्धि के खिलाफ बारदौली के किसानों के लिए वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। जिसके बाद बारदौली की महिलाओं द्वारा उनके उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल हेतु जो उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज शामिल है, तो वो कौन सा है, तो वो है बी पार्ट जो है कालका शिमला रेलवे, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित से किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया था जो है संस्कृत भाषा में, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। भारत में उस स्थित पर्वतीय चोटी का नाम बताया जिसे महान बर्फ की 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार यानी कि सोना चांदी रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो कौन सा चोटी है, तो वो है कंचनजंगा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,556 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपात और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैगोड जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। नोहाकलकाई जो है जलप्रपात, नोहकलकाई जलप्रपात जो है ये पड़ता है मेघालय में। इसके अलावा मीन मुट्टी जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है, मीन मुट्टी जलप्रपात केरल में पड़ता है, और थैलयार जलप्रपात तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस प्रकार इसका आंसर था डी ऑप्शन, ठीक है। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किसी खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था, तो वो था एशियाई खेल जिसमें प्रयोग किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर एकसठ संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना किससे शुरुआत होता है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिनों का समान वर्ष अपनाया गया था। तो पहला महीना जो हिंदी का है वो होता है चैत्र, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था, तो ये जो था किला ये यमुना नदी के तट पर बनाया गया था, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, यमुना नदी, ठीक है। राज्य और उसके पक्षी के संबंध में सही जोड़ा का पता लगाना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिक्किम ग्रेट फ्लेमिंगो बड़ा राजहंस दिया गया है, ये गलत है। यहाँ सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो उसका राज्य पक्षी की जो है वो है रक्त तीतर, क्या है, रक्त तीतर है, ठीक है। राजस्थान जो है ब्लड फिंजेट मतलब चिलमिया एक पक्षी है जो कि गलत है। इसका राज्य पक्षी की बात करेंगे तो ये राजस्थान का है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसका पक्षी है। महाराष्ट्र जो है पीले पैरों वाला हरा कबूतर यानी हरियल जिसको कहते हैं, तो ये सही है, इसका राज्य पक्षी यही है। गुजरात में इंडियन बस्टर्ड दिया गया जो कि गलत है, गुजरात का क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया था या रखा गया है, तो वो है एजुथाचन पुरस्कारम, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था, 1993 में, ठीक है। मलयालम भाषा के एक जनक थे जिनके नाम पर रखा गया। चलिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार किस क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर है ए पार्ट ग्रेट इंडियन वेस्टर्न मतलब सोन चिरैया क्षेत्र से गुजरने वाली को जो है किया जाएगा, तो आंसर क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला पार्ट है इसमें कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर की सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है, तो कौन सी विशेषता है इसकी जो ये प्रकार का काम करती है, तो वो है स्टाइल्स, आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। हाइपरलिंक का उपयोग करने के लिए करते हैं, तो हाइपरलिंक्स का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट्स के दूसरे भागों या वेबसाइटों से जुड़ने के लिए, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का उपयोग हम डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटि की जांच के लिए, और मेल मर्ज जो है ईमेल बनाने के लिए करते हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, तो उसका नाम था, पहला जो यांत्रिक कैलकुलेटर बना था उसका नाम था पास्कलाइन, तो इस प्रकार क्वेश्चन बना था, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट क्लीन, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्लीन। चलिए, के मीन्स एल्गोरिथम एक किस प्रकार का एल्गोरिथम है ये बताना था, क्वेश्चन पूछा गया, तो के मीन्स एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है ईथरनेट का, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, ईथरनेट, ठीक है। सब पढ़िएगा। चलिए, कंप्यूटर का अगर आपको पढ़ना है पूरा एक साथ मैंने करवाया, लगभग 8 घंटे का वो वीडियो है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, पूरी बुक कंप्लीट है उसमें, वो आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाइए आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जो जावा लैंग्वेज में, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती, तो इसमें से अगर देखा जाए लिस्प लैंग्वेज प्रयोग किया जाता है, प्रोलाग भी है, पाइथन भी है, लेकिन पर्ल लैंग्वेज में नहीं प्रयोग किया जाता, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आउटलुक जो है ये सेवा ईमेल सेवा है जो कि संचालित किया जाता है, ठीक है। जीमेल
जो है गूगल के द्वारा संचालन किया जाता है, आई क्लाउड जो एप्पल के द्वारा, याहू मॉल जो है याहू के द्वारा संचालन किया जाता है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी पार्ट, बोटनेट अटैक कहते हैं उसको। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें सभी लोग को पता हो, टिम बर्नर्स-ली है डब्ल्यू के आविष्कारक, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बिल गेट्स जो है ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी और टिम कुक के द्वारा एप्पल इनकी स्थापना किया गया था, सीईओ हैं। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक मेटा के संस्थापक हैं। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना ही हैशटैग का एक काम होता है, जो कि आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ए पार्ट, डिजिटल सिग्नेचर्स का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा जो है अलग किए जाते हैं? तो वो होता है @ ठीक है, @ चिन्ह लगता है ईमेल में, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनका नाम क्या है? तो उनको नाम दिया गया है ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम दिया गया उनका? ट्रांजिस्टर्स नाम दिया गया। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे कहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसको पासवर्ड से सुरक्षित रख सकते हैं, तो पासवर्ड इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था कंप्यूटर। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसका पूरा एक वीडियो बना है जो कि जिला दर्शन के नाम से है। ठीक है। जिला दर्शन में पूरा 75 जिला को कवर किया गया है और आप वो जरूर देखिएगा, आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसमें से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पर जाएंगे चैनल पेज पर तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों की एक स्तंभ को संतुलित करती है? ठीक है। कौन सा नृत्य है जिसमें जो है नर्तकी जो है अपने सर के ऊपर दीपक को रखकर नृत्य करता है? तो वो है चरकुला नृत्य। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चरकुला नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं जो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिन्हट और मार्सेलिया में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चिन्हट और मार्सेलिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी हुआ करता था? इसमें से तो उत्तरी कौशल की जब बात करेगा तब हो जाएगा श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की जब बात करेगा तब हो जाएगा अयोध्या। तो दोनों याद रखिएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, मगध की राजधानी राजगृह, वज्र की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात इनमें से कौन सा मंदिर होगा? तो वो है पंचायतन मंदिर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में किया गया था? तो देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और अगर इस तरीके से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जानवर है जो संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया, तब भी इसका नाम क्या हो जाएगा? दलदली हिरण। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आपको हर प्रकार से आपको अपने आप को तैयार रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट फारसी। ठीक है। लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। महादेवी वर्मा ने छड़दा लिखा है क्या? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सही है, छड़दा इन्होंने ही लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने तिलोत्तमा लिखा है, तो ये भी सही है, इन्होंने ही लिखा हुआ है। सूरदास ने अष्टसूर लिखा हुआ है क्या? तो अष्टसूर की अगर हम बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरदास के द्वारा ये लिखित नहीं। अष्टसूर ने किसने लिखा है? तो अष्टसूर लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। और डी पार्ट जो है जयशंकर प्रसाद प्रेमपति, तो ये सही है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगा और वरुणा नदियों के पास स्थित है।
अक्टूबर 2021। अब यहाँ पे पूछा गया था कि कुल कितने नगर निगम है, तो टोटल निगम की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में 17 है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 जिले, 18 मंडल, 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। चलिए, जीआई टैग और उनके उत्पाद मिलान करना है। ठीक है, वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग जो है ये वॉल हैंगिंग किस जिले को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो वॉल हैंगिंग की बात करें तो गाजीपुर जिले को जो है ये वॉल जीआई टैग दिया गया था। हस्त निर्मित दरिया जो है ये बनाया कहाँ पर जाता है, जीआई टैग प्रदान किया गया है भदोही को। कैंची की अगर हम बात करेंगे तो मेरठ में बनता है, मेरठ को प्रदान किया गया है। हस्त निर्मित कालीन जो है ये मिर्जापुर में बनता है, तो मिर्जापुर हो जाएगा। माफ करिएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे वॉल हैंगिंग जो है गाजीपुर दिया गया है, हस्त निर्मित जो दरिया है ये मिर्जापुर का है। ठीक है, हस्त निर्मित दरिया मिर्जापुर है। हस्त निर्मित कालीन जो है ये कहाँ पर है, भदोही में, और कैंची को प्रदान किया गया मेरठ। तो इस प्रकार ये सही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी नीडा का निर्माण कब किया, तो ये किया गया था अप्रैल 1983 में। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो संस्था है उनको आपको स्थापना कब की गई ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो वह थे मोतीलाल नेहरू जिन्होंने किया था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। उच्च श्रेणी में सिलिका बलुओं के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति के लिए पारंपरिक स्रोत रहे हैं, तो इलाहाबाद का वो शंकरगढ़ क्षेत्र है और चित्रकूट का वो बरगढ़ क्षेत्र है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। चलिए, हाल ही में नोएडा शासित निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका का मार्ग कर दिया गया, अब ये भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपको ध्यान में रखना, तैयार रखना। उस रोड का नाम क्या है, अमलताज रोड। ये उस समय जब बदला गया था तभी पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये शुरुआत किया गया था वर्ष 2012-13 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी, तो लाल इमली मिल जो कानपुर में है वो उलन यानी कि ऊनी कपड़े बनाती है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश ने आईटी टेक्सटाइल मतलब वस्त्र हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए कितने एसईजेड यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है, तो टोटल 31 है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अभी जितने प्रसिद्ध स्मारक है उनको आपको ऊंचाई तो कम से कम याद कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है। इसकी ऊंचाई है 60 फीट। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 फीट। ठीक है, ये जो 1262 की वैकेंसी आई थी ना, उसी का ये पेपर था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1957 में हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1957 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल था 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी बुक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।